नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल यंग तरंग पर। और दिवस स्पेशल में आज बात करेंगे हिंदी दिवस की। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि हिंदी भाषा के प्रति उनका प्रेम जो है उनकी रगों में दौड़ता है। वो बहुत अच्छे साहित्यकार हैं और उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। और इसके अलावा जो है जामिया मिलिया इस्लामिया के हिंदी विभाग के प्रोफेसर भी रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेसर अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब की। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो मैं अपने जो भी इस समय हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं, जो हमारे आज गेस्ट हैं बिस्मिल्लाह साहब, उनके बारे में थोड़ा सा कि बनारस की जीवन संस्कृति पर आधारित उनकी पहली रचना झीनी झीनी बीनी चदरिया बेहद चर्चित रही है। और उन्होंने उपन्यास के अलावा कहानी, कविता, नाटक जैसी विधाओं के में काम किया है। आलोचना पर भी उन्होंने बहुत अच्छा खासा काम किया है। और इसके अलावा उन्हें 2017 में प्रतिष्ठित सावित्री त्रिपाठी स्मृति सम्मान से भी नवाजा गया है। इसके अलावा उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, हिंदी अकादमी दिल्ली, यूपी हिंदी संस्थान और एमपी साहित्य परिषद से भी देव पुरस्कार मिल चुका है। उनके अगर चर्चित उपन्यासों की बात करें तो मुखड़ा क्या देखें, समर शेष है, अपवित्र आख्यान, ये सब शामिल है। तो वहीं अतिथि देवो भव, रैन बसेरा, कितने कितने सवाल, टूटा हुआ पंख और जीनिया के फूल कहानी संग्रह भी बेहद लोकप्रिय हुए हैं। तो बहुत बहुत सर एक बार फिर आपका हिंदी दिवस के अवसर पर हम जो इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, इस पर आपको स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि हमारे देश में 14 सितंबर 1953 से लगातार हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। आज 2020 चल रहा है, तो 14 सितंबर 1953 से लेकर के 14 सितंबर 2020 तक की हिंदी की यात्रा को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि आजादी के बाद यह प्रश्न था कि भाई हिंदी की क्या स्थिति हमारे देश में या पूरे विश्व में होनी चाहिए। तो उस समय एक चिंता की स्थिति थी और उसके साथ एक संघर्ष का भी रास्ता सामने दिख रहा था कि बहुत कठिन संघर्ष है। लेकिन यह प्रसन्नता की बात है कि लगातार आजादी के बाद हिंदी का विकास होता रहा, हिंदी की प्रगति होती रही और हिंदी आगे बढ़ती रही। और सन मतलब आजादी के बाद से मैं कह रहा हूँ, 1953 से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन आज तक अगर आप हिंदी की यात्रा पर ध्यान दें तो धीरे धीरे ये हिंदी, जो कि एक विशेष क्षेत्र की भाषा मानी जाती थी, वो अब अपना क्षेत्र विस्तार कर चुकी है। पूरे देश में हिंदी फैल चुकी है और कोई भी प्रांत ऐसा नहीं है हमारे देश का जहां हिंदी बोली समझी न जाती हो। इसके अतिरिक्त हिंदी हमारे देश से बाहर निकलकर पूरी दुनिया में फैल चुकी है, चाहे वो अरब देश हो, चाहे वो यूरोपीय देश हो, और चाहे वो अमेरिका, कनाडा हो, जापान, चीन हो। वहां चीन में भी हिंदी पढ़ाई है, तो वहां पठन पाठन का काम होता है। यही नहीं, इसमें बहुत बड़ी भूमिका हिंदी के प्रसार में हमारे हिंदी सिनेमा की भी भूमिका रही है, जिसको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि आज पूरे विश्व में हिंदी की फिल्में देखी जाती हैं। टेलीविजन के विभिन्न चैनल्स हैं, जिनमें से कुछ चैनल्स भी बाहर देखे जाते हैं। और हिंदी में जो प्रकाशित पुस्तकें हैं, और अब तो ई बुक्स के सहारे इस नई टेक्नोलॉजी के तहत भी किताबें लोगों तक पहुंच रही हैं, तो हिंदी पढ़ी जा रही है, हिंदी पढ़ाई जा रही है और पूरे विश्व में हम उसका एक फैला हुआ वितान आज 2020 में देख रहे हैं। बिल्कुल, तो आपने बहुत सारी सकारात्मक बातें बताई हिंदी के बारे में और हिंदी की यात्रा बड़ी अच्छी रही आपके अनुसार, और ये बात सच भी है।
लेकिन अब मैं थोड़े से इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए आपसे ये पूछना चाहूंगा कि 1918 में महात्मा गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में कहा था कि हिंदी दरअसल जनमानस की भाषा है, इसलिए इसे राष्ट्र भाषा बनाना चाहिए। तो ये जो पहला प्रस्ताव महात्मा गांधी जी के द्वारा 1918 में दिया गया था, इसके बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत होकर के ये निर्णय लिया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी, राष्ट्रभाषा नहीं। और ये संविधान के भाग 17 के अध्याय अनुच्छेद 343(1) यानी 343(1) में इस बात का वर्णन है। तो भारत की राजभाषा तो हिंदी है, लेकिन 1918 में अगर जिक्र करें महात्मा गांधी के उस वक्तव्य का, या फिर 1953 से हम ले लें जब हिंदी भाषा को लेकर, हिंदी दिवस को लेकर पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया, तो ये 1953 से लेकर 2020 तक आज भी आखिरकार हिंदी राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बन पाई है, और इसके पीछे क्या आप राजनीति देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये बात बिल्कुल सही है जो आपने बात उठाई, और जो गांधी जी के का संदर्भ दिया और किस तरह से उन्होंने राष्ट्रभाषा की पहल की थी उन्होंने। तो महात्मा गांधी के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि वो स्वयं देखिए गुजराती भाषी होकर भी, और उन्होंने हिंदी सीखी, न सिर्फ सीखी बल्कि हिंदी में बोलते थे, हिंदी में काम किया, उन्होंने लिखा हिंदी में, और निरंतर हिंदी के प्रचार प्रसार में उनकी भूमिका रही है, उनका योगदान रहा है। बल्कि जब हिंदी उर्दू का द्वंद्व आरंभ हुआ तो उन्होंने बल्कि एक नया शब्द दिया था कि भाई हिंदी और उर्दू नहीं बल्कि हिंदुस्तानी, इसको कहो, एक ही भाषा है। तो वो तो चाहते थे कि एक अपनी भाषा, जिसको भारतीय निज भाषा कहा था, कि उस निज भाषा की उन्नति हो, और हिंदी को राष्ट्रभाषा अब बनाने की पहल उन्होंने की थी। और ये जो बात है कि राजभाषा के रूप में हिंदी, राजभाषा के रूप में अगर भी आप देखिए ईमानदारी के साथ, तो हिंदी कितनी है राजभाषा, कितनी राजकाज के काम हिंदी में होते हैं। और हिंदी प्रांतों को छोड़ दे तो अन्य प्रांतों में जरा सा देखना मुश्किल हो जाएगा। हिंदी प्रांतों में भी हिंदी में कामकाज उतना नहीं होता जितना कि उसको होना चाहिए। अब जहां तक राष्ट्रभाषा का प्रश्न है, तो इसके लिए राष्ट्रीय सहमति आवश्यक है। जब तक राष्ट्रीय सहमति नहीं बनती, तब तक आप किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दे सकते आप। और मैं बता दूं कि राष्ट्रीय सहमति बनाने के लिए एक जो पहल करनी होगी, वो कोई बहुत मुश्किल पहल नहीं है, इसको मैं निरंतर कहता रहा हूं। वो ये है कि जैसे हम ये सोचते हैं कि हिंदी भाषा को जो हिंदी भाषी है वो भी सीखें, बिल्कुल, तो वैसे ही जो हिंदीतर भारतीय भाषाएं हैं उनको हिंदी भाषी लोग भी सीखें। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस ओर लोगों का ध्यान शायद कम जाता है। हम तो चाहते हैं कि जो बंगला बोलता है वो भी हिंदी सीख ले, जो तमिल बोलता है, तेलुगु बोलता है, वो भी हिंदी सीख ले, सब हिंदी सीख ले। सवाल ये है कि हमारा जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, ये हिंदी भाषी लोग, चाहे वो विश्वविद्यालय में के प्राध्यापक हैं या विद्यार्थी हैं, वो हिंदी तर जो दूसरी भाषाएं हैं, भारतीय भाषाएं हैं, उनको सीखने के प्रति वो कितनी रुचि दिखाते हैं। मुझे याद है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब मैं विद्यार्थी था, तो वहाँ अनेक भारतीय भाषाओं पर डिप्लोमा वगैरह के कोर्स चलते थे, लेकिन उनमें विद्यार्थी बहुत कम होते थे, नाम मात्र को होते थे, और वो बस यूं ही सा ये होकर रह जाता था। तो जब तक हम इस ओर कदम नहीं बढ़ाएंगे, इस ओर अपनी सोच को विकसित नहीं करेंगे कि पूरे भारतीय भाषाओं को आपस में एक दूसरे से जब विनिमय होगा, जिसे हम कहते हैं, जब भाषिक विनिमय शुरू होगा, तभी जाकर ये हम राष्ट्रीय स्तर पर एक स्थिति बना पाएंगे, एक ऐसी मानसिकता बना पाएंगे कि वो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में पूरा देश स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए। बिल्कुल, लेकिन इसी दिशा में सरकार ने एक कदम उठाया था, क्योंकि अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें त्रिभाषा फार्मूले का जिक्र है, और इस त्रिभाषा फार्मूले के तहत ये इसको समझा गया कि साउथ के लोगों को, खासतौर पर दक्षिण के जो राज्य हैं, वहां पर हिंदी को थोपा जा रहा है।
दबाव डाला जा रहा है, जबकि उस फार्मूले का अर्थ ये नहीं था। उसका ये था कि आप हिंदी सीखिए। लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण बात जो दूसरी कही है कि अगर गैर हिंदी राज्य के लोग हिंदी सीखेंगे तो अच्छी बात है, तो वही हिंदी भाषी राज्य के लोग भी जो है गैर भाषाएं सीखें, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ जो भी सीख सकते हैं, आप अपना भाषा का ज्ञान बढ़ाइए। वो अपने स्तर पर काम हो रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि दक्षिण भारत में खास तौर पर हिंदी को लेकर विरोध के सुर बहुत लंबे समय से रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक कारणों से रहे हों, चाहे वहां के सामाजिक कारणों से रहे हों। और वहां पे ऐसा नहीं है सिर्फ राजनेता ही विरोध में अपना आवाज उठाते हैं। वहां के जो फिल्मी सितारे हैं वो भी कहते हैं कि नहीं, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं होनी चाहिए और हिंदी को हमारे ऊपर नहीं थोपना चाहिए। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि आप जिस सहमति की बात कर रहे हैं, एक राष्ट्रीय सहमति की बात कर रहे हैं, वो सहमति कागजों पर तो हो जाएगी, लेकिन हकीकत की धरातल पर कैसे होगी? देखिए, आपकी बातों में ही ये बात छुपी हुई है। अभी आपने जो त्रिभाषा जो सूत्र बताया कि ये बनी है, मैं जरा इसको जरा खोल लूं आपके साथ। बिल्कुल। क्या ये पहली बार त्रिभाषा सूत्र बना है? जी नहीं, त्रिभाषा सूत्र तो आजादी के बाद ही बन गया था, ये पहली बार नहीं हुआ है। ये 3 लैंग्वेज फार्मूला जिसे कहते हैं जी, भारत की आजादी के बाद ही त्रिभाषा सूत्र एक बना था। उसका क्या हुआ पहले उसको समझ लीजिए, तब इस त्रिभाषा की बात हम अपने आप समझ में आ जाएगी। उसमें यह था कि शिक्षा के स्तर पर और माध्यमिक शिक्षा यानी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक, कक्षा 5 तक की पढ़ाई तो ठीक है, वो एक तरह से आज की तरह नहीं है कि सब अंग्रेजी में होती थी, हम लोग मातृभाषा में से पढ़ते थे। कक्षा 6 से जाकर ये हुआ कि भाई 3 भाषाएं विद्यार्थी को पढ़ाई जाएगी। पहली भाषा क्या होगी? का मातृभाषा। हिंदी भाषी क्षेत्र में मातृभाषा का अर्थ माना गया हिंदी। हिंदी माने मातृभाषा का अर्थ हिंदी। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, जो भी हिंदी बेल्ट है, काऊ बेल्ट जिसे कह सकते हैं, मातृभाषा का अर्थ होगा हिंदी। ठीक। अब ये हुआ कि एक जो है विदेशी भाषा पढ़ेगा विद्यार्थी। विदेशी भाषा का अर्थ लिया गया सिर्फ अंग्रेजी। जी। जर्मन नहीं, फ्रेंच नहीं, रशियन नहीं, विदेशी भाषा अंग्रेजी। ठीक है, उसका एक लॉजिक समझ में आता है, उसका तर्क समझ में आता है कि चूंकि अंग्रेजी यहाँ बहुत पनप गई थी, अभी भी पनपी हुई है, उसको हम हाशिए पर नहीं, बहुत आसानी से नहीं रख सकते, तो एक अंग्रेजी कहा गया विदेशी भाषा, तो अंग्रेजी। अब आया एक अन्य भारतीय भाषा पढ़ेगा विद्यार्थी। अब एक अन्य भारतीय भाषा जो था उसमें क्या क्या हुआ? अन्य भारतीय भाषा को ओपन होना चाहिए, बिल्कुल कोई भी भाषा पढ़े। नो, नहीं, वहां 2 भाषाएं चिन्हित की गई, बीच में अथवा लगाकर, संस्कृत अथवा उर्दू। संस्कृत उर्दू मातृभाषा के कैटेगरी में नहीं थी, है ना। हालांकि अंग्रेज जो बीज बो गए थे, जो एक जहरीला विष का बीज बो दिया था, सांप्रदायिकता सिर्फ हमारे यहाँ समाज या तक सीमित नहीं रही, भाषा में सांप्रदायिकता कि हिंदी या संस्कृत हिंदुओं की भाषा है और उर्दू फारसी वगैरह मुसलमानों की भाषा। जिसका क्या हुआ, इतना इसका भयंकर प्रभाव कहता हूँ, दुष्प्रभाव, बिल्कुल, कि हिंदू जो है उर्दू की तरफ से विमुख हो गया। जबकि 19वीं शताब्दी तक बताइए, भी मैं कहता हूँ हिंदी उर्दू सब लोग पढ़ते थे, सब, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, कोई फर्क नहीं था। धर्म से भाषा के क्या लेना देना, लेकिन बोल दिया था उन्होंने भी। अब उर्दू कौन पढ़ता है? मुसलमान। तो अब नतीजा क्या हुआ विद्यालयों में कि अच्छा, उसमें शर्त थी कि अध्यापक मिलेगा तभी जब कम से कम 5 विद्यार्थी होंगे। तो क्या होता था कि मुसलमान तो वैसे पिछड़े हुए थे एजुकेशन में, मुसलमान बच्चे पढ़ते ही नहीं थे, स्कूल ही नहीं जाते थे। तो नतीजा क्या होता था, अन्य भारतीय भाषा के नाम पर केवल संस्कृत पढ़ाई जाती थी, केवल संस्कृत विद्यार्थी पढ़ा करते थे। हाँ, जहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी वहां अगर मुसलमान आ गए तो फिर उर्दू भी पढ़ते थे वो मुसलमान, और तब उनको अध्यापक मिल जाता था।
तो अच्छा, उर्दू भी अन्य भारतीय भाषा हो गई और संस्कृत भी अन्य भारतीय भाषा, और उर्दू संस्कृत के अलावा अन्य भारतीय भाषा में और किसी का नाम नहीं था। अब देखिए, वहां भी जो है हमने दूसरी भाषाओं को छोड़ दिया। ये बात देश भूलता नहीं है सब, है ना। और आज हम कह तो रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि व्यवहारिक स्तर पर कितना हो गए। बिल्कुल, यही मेरा सवाल कैसे था, होगा व्यवहारिक स्तर पे कैसे होगा? व्यवहारिक स्तर पर तब होगा, मैं बता दूं, जब आप, जैसे आपने विशेष रूप से दक्षिण भारत पर बिंदु पर ये रेखांकित किया है एक तरह से, जी, है ना। तो मैं दक्षिण भारत की बात बता दूं। देखिए, मुझे जहां तक जानकारी है, कितनी जानकारी है मैं नहीं जानता, हो सकता है कि दक्षिण भारत में तमिल है या तमिल भाषा का है और अन्य भाषा का भी है, जहां तक मुझे पता। तो उनके यहाँ यह है कि अगर वो भाषा आप सीखते हैं, तो वो कहते हैं आप हमारे यहाँ आइए, सीख रहे हैं जहाँ भी है, वो एक टाइम पीरियड देते हैं कि आप हमारे आइए और हमारे आप इसका अभ्यास कीजिए, और फिर इस इलाके का आपको हम वो कराएंगे, एक तरह से पर्यटन, आप घूमेंगे, रहना खाना सब फ्री, किराया वगैरह भी हम देंगे, है ना, सब भार वो उठा लेते हैं। और मैं बता दूं, यही स्थिति विदेशों में, कि वहां जो पढ़ रहे हैं विद्यार्थी अपनी यूनिवर्सिटी में या जो भी संस्थान है, लेकिन वहां से हर देश के लिए तय है कि फला देश से इतने विद्यार्थी भारत जाएंगे। आगरा में जो केंद्रीय निदेशालय 10 बजे लाते हैं, तो वहां चयनित विद्यार्थी यहाँ आते हैं जिनका वहन खर्च का वहन भारत सरकार करती है। तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था हमने बनाई कि हम हिंदी अगर सीखेगा कोई तमिलनाडु में बैठा हुआ या आंध्र प्रदेश में बैठा हुआ या कर्नाटक में बैठा हुआ, तो हम अपने खर्चे पर, जिस प्रांत का होगा, उत्तर प्रदेश का होगा, बिहार का होगा, कि भाई हम सरकारी खर्चे पर उसको यहाँ बुला लेंगे, भोपाल बुला, वाराणसी बुला लेंगे, प्रयाग बुला लेंगे, और यहाँ हम उनको रखेंगे भी, और अभ्यास भी भाषा का करें वो, और हम उनको, तो जब तक मैं ये बता रहा हूँ, व्यवहारिक स्तर पर ये तभी होगा जब हम वाकई उनका सम्मान अपने यहाँ करेंगे, अब हमारा सम्मान वहां होगा, इस तरफ से होगा। तो जो दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में जो अभी थोड़ी सी कोर कसर रह रही है, जो मैं बता दूं ये 100% नहीं है, ये जो उदाहरण आप दे रहे हैं, ये भी, इससे हम नहीं मान सकते कि पूरा प्रांत जो है इसके विरुद्ध है, नहीं जी, बिल्कुल। ये समय समय पर विरोध का कोई स्वर उठता है तो ठीक है, उस स्वर को हमें गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए, और उसके लिए हमको एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि भाई हमारा पड़ोसी अगर हमसे थोड़ा सा रुष्ट है, तो उसके रोष को कैसे कम कर सके, उसके कारण पे जाना होगा। अगर हमको कारण मिल गया, उसका हमने निवारण कर दिया, तो कारण के निवारण से समस्या का समाधान हो जाएगा। ये बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये तो अभी इतना साल हो गए स्वतंत्रता से लेकर के आज 2020 चल रहा है, तो अभी तक तो इस समस्या का जो समाधान निकला नहीं है। लेकिन आपने जो सलाह दिया है, तो अगर इस सलाह को सरकार माने और बाकी लोग भी माने, तो मुझे लगता है कि एक सामंजस्य बन सकता है और हिंदी जो है राष्ट्रभाषा बन सकती है। अब मैं इसी को सवाल को एक स्टेप आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने के लिए लगातार हमारी सरकार कोशिश कर रही है। अब इसको दो अर्थों में आप देख सकते हैं। एक तरफ सरकार अपने यहाँ, यानी अपने देश में तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बना पाने में एक तरीके से असमर्थ है, राजनीति होने लग जा रही है। आपने जो सलाह दिया उस सलाह के आधार पर काम नहीं हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है कि हम हिंदी के प्रचार और प्रसार को बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को मान्यता प्राप्त एक आधिकारिक भाषा दर्जा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है ये कोशिश कब कामयाब होगी? आपने वो विवादास्पद विषय उठा दिया। देखिए, ऐसा है कि ये बिल्कुल बात सही है कि अपने देश में तो हम इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिला पा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में इसको विश्व भाषा का दर्जा मिल जाए। विश्व भाषा का दर्जा किस आधार पर मिलता है, किन भाषाओं को मिला हुआ है? पहले तो ये देखना चाहिए कि जिन भाषाओं को मिला हुआ है किस आधार पर मिला हुआ है। अब देखिए, अंग्रेजी को मिला हुआ है जी, फ्रेंच को मिला हुआ है, अरबिक को मिला हुआ है, रशियन को मिला हुआ है कि नहीं? और अभी कुछ अन्य भाषाओं को मिल गया, चाइनीज को भी मिल गया ये अधिकार, है ना? कुछ और भाषाओं को भी
मिला है। कुछ गिनी चुनी भाषाएं ही हैं जो उसमें शामिल हैं। हिंदी उसमें शामिल हो जाए इसके लिए हमने क्या किया? हमने किया सिर्फ ये कि हम विश्व हिंदी सम्मेलन करने लगे, है ना? बिल्कुल। विभिन्न देशों में जाकर, है ना? वे विश्व हिंदी सम्मेलन, ठीक है ना? और जिस देश में हमने किया विश्व हिंदी सम्मेलन, वहां के कुछ लोगों ने आकर उस कार्यक्रम में हिंदी में थोड़ा बहुत बोल दिया। जी। हम उससे गौरवान्वित हो गए, है ना? मैं तो गया था जोहान्सबर्ग में जो हुआ था 2012 बिल्कुल। में, बहुत भीड़ थी। पहली बार मैंने देखा इतनी बड़ी संख्या में लेखक और कवि और इतने बड़े लोग गए थे। सिर्फ राजनीति से जुड़े हुए लोग नहीं थे वहां पर। बिल्कुल। और वहां जाहिर है कि वहां से लोग, गांधी जी ने तो अपने करियर की शुरुआत ही वहां से की थी, जो तो वहां पे आए, हिंदी बोले, बहुत खुश हो गए हम लोग। लेकिन इतने भर से क्या वो विश्व भाषा का दर्जा उसको मिल जाएगा? जी नहीं। बिल्कुल। बड़ा उसमें सवाल तो है। ये है, उसका जो नियम है उसको अगर जान लें, आप पता नहीं जानते हैं कि नहीं, या ये लोग जानते होंगे, सरकार जानती है, ऐसा नहीं। उसमें नियम है। एक तो नियम यही है कि कम से कम इतने देश तैयार हो। जी। तो एक संख्या है, एक निश्चित संख्या है। उतनी संख्या को अभी हम पहुंच नहीं पाए हैं, बहुत कम है। उस संख्या को देखेंगे अगर आप, और कितनी संख्या है जो तैयार हो गए हैं, देखेंगे तो बहुत कम है। तो बिल्कुल। सवाल ये है कि उतनी संख्या तक हम पहुंचे कैसे? पहली सीढ़ी तो यही है। इसका मतलब ये है कि जितने देशों तक हमें स्वीकार कर ले हिंदी भाषा को, उन देशों तक हमने, सवाल ये है कि अपने भाषिक और सांस्कृतिक संबंध कितने सुदृढ़ किए हैं। बिल्कुल। राजनीतिक संबंध हमारे सुदृढ़ हो सकते हैं, कूटनीतिक संबंध हमारे सुदृढ़ हो सकते हैं, लेकिन भाषिक और सांस्कृतिक संबंध जब तक उन तमाम देशों के साथ हमारे सुदृढ़ नहीं होंगे, तब तक हम ये कल्पना कैसे कर लें कि वो सारे देश इसके लिए हामी भर देंगे? तो एक शर्त तो यही है, कुछ अन्य शर्तें भी हैं। तो जब तक वो शर्तें पूरी नहीं होंगी, ये सम्मेलन करने से नहीं होगा। ये मैं बोल चुका हूँ, है कि उसके लिए, और ये प्रयास तो राजनीतिक स्तर पर ही हो सकता है। और देखिए, बिल्कुल। पहले जो बात मैंने कही है उसका भी राजनीतिक स्तर पर जब तक नहीं होगा, तब तक हम अपने सांस्कृतिक और उससे संबंध में खुद अपने देश में नहीं बना पाएंगे। देश से दुनिया में तो छोड़ दीजिए, बिल्कुल। क्योंकि वो चाहिए होगा हमें, क्योंकि उसमें उसमें फाइनेंशियल, मतलब वित्तीय जो है आधार जब तक नहीं होगा सुदृढ़, तब तक कुछ भी नहीं होगा। केंद्र में है भाई, अर्थ जो है केंद्र में है। तो बिल्कुल। वो तो देखिए, उसके लिए तो सरकार ही कोशिश करेगी, तभी हम लोग भी उस कोशिश में अपना योग दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि हमारी सरकार तो बहुत दिनों से कोशिश कर रही है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को एक स्थायी सीट मिल जाए, भारत परमानेंट मेंबर बन जाए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, और जिसके लिए हर बार चीन जो है अड़ंगा लगा देता है, और आज तक भारत जो है परमानेंट मेंबर नहीं बन पाया है। तो ये भी मुद्दा अपने आप में बहुत बड़ा है। तो जब आप वहां सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप अपनी भाषा को यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज कैसे बना पाएंगे, उस दिशा में क्या काम कर पाएंगे और कितना ठोस काम कर पा रहे हैं? क्योंकि आपने जो सलाह दी है कि बहुत सारी शर्तें हैं, तो उन शर्तों का आपको पालन करना होगा, और उसी के आधार पर मैं आपको एक बिल्कुल। तथ्य दे रहा हूँ कि पूरे विदेश में हिंदी चौथी ऐसी भाषा है जो सबसे अधिक बोली जाती है। चाइन की जो भाषा है मंदारिन, स्पेनिश और इंग्लिश, इसके बाद हिंदी भाषा का नंबर आता है पूरे संसार में। और इसके अलावा ये एक ऐसी भाषा भी है जिसको दक्षिण प्रशांत महासागर क्षेत्र का एक छोटा सा देश है फिजी, तो फिजी नाम का एक देश है जिसने अपने देश में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दे रखा है। इसके अलावा बहुत से दूसरे देश है, मॉरिशस है, आपने जिक्र किया, फिजी है, सूरीनाम है, त्रिनाद और टोबैगो में भी हिंदी के अच्छे खासे चाहने वाले हैं। हिंदी बहुत बोली जाती है और समझी जाती है, लेकिन इसके बाद भी हमें अपने घर से इसकी शुरुआत करनी होगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप अपने घर से, यानी आप अपने देश से शुरुआत कीजिए। पहले देश में ही इसको राष्ट्रभाषा बनाइए, इसके बाद संयुक्त राष्ट्र में इसको अपना आधिकारिक भाषा बनाने की कोशिश कीजिए। अब इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल ये है, क्योंकि आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं, और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर अक्सर खास एक ही दिन, यानी 365 दिन में, साल भर में 365 दिन होते हैं, एक दिन हम हिंदी भाषा की दशा, दिशा या दुर्दशा पर बहुत चिंतन मनन करते हैं। बहुत सारे सेमिनार होते हैं, सरकारी स्तर पर भी होते हैं, प्राइवेट स्तर पर भी होते हैं।
इसके बाद 364 दिन हम भूल जाते हैं। तो आपको लगता है कि इस तरीके से हिंदी की दशा सुधरेगी? वर्तमान आप हिंदी का कैसे देखते हैं और इसका भविष्य आपको क्या नजर आता है? देखिए, ऐसा है कि ये हिंदी दिवस के संबंध में मैं कई बार ये कह चुका हूँ, हालांकि कुछ लोग इससे रुष्ट भी हो जाते हैं, नाराज भी हो जाते हैं। जब मैं ये एक सवाल उठाता हूँ कि हिंदी के अतिरिक्त ऐसी कोई भाषा क्यों नहीं है दुनिया में जिसका कोई दिवस मनाया जाता हो, हिंदी का ही हम दिवस क्यों मनाते हैं? और हिंदी दिवस नहीं, अब लगता है कि जैसे देखिए, हिंदी दिवस के नाम पर मैं जानबूझ कर कह रहा हूँ, आपने खुद ही कह दिया कि बाकी 364 दिन क्या होता है सर? स्कूलों और इस पे तो छोड़ दीजिए, अब तो सरकारी जो संस्थाएं हैं ना, सरकारी जो है, बैंकों में, टेलीफोन में, जो जितने गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, वहां क्या होता है? हिंदी की वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित कर दी, निबंध प्रतियोगिता कर दिया, कविता पाठ प्रतियोगिता कर दिया। कभी लोग निकल ही आते हैं दफ्तरों में काम करने वाले। ये सब तो लगा कि एक दिन में नहीं हो पा रहा है, तो हिंदी दिवस से फिर बढ़ाया हिंदी सप्ताह, 1 हफ्ते तक चला दो। फिर हिंदी पखवाड़ा हो गया कि भाई 15 दिन तक चला। अच्छा भाई, जगह जगह चला लो, एक महीना तक, क्योंकि अब हिंदी दिवस आज है, आज मेरा ये तीसरा कार्यक्रम। मुझे अगर 20 कार्यक्रम आज करना हो तो मैं नहीं कर पाऊंगा एक दिन। तो इसलिए ये विद्वानों और की तरफ से भी आया भाई, एक दिन में नहीं हो पाता। तो हिंदी से दिवस से हिंदी सप्ताह हो गया, पखवाड़ा हो गया, अब हिंदी मास भी हो गया, 1 महीने में चलता रहता है, हो सकता है साल भर चलता रहे। इससे नहीं होगा, क्योंकि हिंदी दिवस के लिए विशेष रूप से हम तैयारी कर लेते हैं। ये उसी तरह से है जैसे स्कूलों में इंस्पेक्शन होता था, इंस्पेक्टर आते थे साहब, इंस्पेक्शन होगा, हर 3 साल पर इंस्पेक्शन होता था। तो जैसे 3 साल बीतने लगता था, इंस्पेक्शन होगा साहब, इंस्पेक्टर साहब आएंगे, पीछे बैठ जाएंगे कक्षा के, सब तैयारी हो जाती थी, सफाई वफाई हो गई बाकायदे, और चुने होने से ये वो, और आप लाख सब ब्लैक बोर्ड, ये वो, अध्यापक भी बढ़िया ड्रेस व्रेस पहनकर, विद्यार्थियों को ट्रेंड कर दिया गया साहब। उस दिन सवाल तक बता दिए जाते थे, हम ये सवाल कक्षा में पूछेंगे, ये जवाब देना। तो इंस्पेक्टर न लगे कि साहब देखिए पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही। 3 दिन रहता था वो इंस्पेक्शन, 2 दिन इंस्पेक्शन होता था, 1 दिन खान पान होता था, नाटक फाटक रात में होता था, अच्छी से रिपोर्ट लिखकर चले गए सब, बहुत अच्छा स्कूल है साहब। बाकी अगले दिन से फिर वही शुरू। तो जैसे ये इंस्पेक्शन होता है हमारा कि भाई हम अपनी संस्था में हिंदी में कितना काम कर रहे हैं, हमने दिखा दिया, देखिए साहब इतना काम कर रहे हैं। अगले दिन से या हफ्ता भी गुजर गया, अगले हफ्ते से फिर ज्यों का त्यों। इससे नहीं होगा, हमको यह अपने व्यवहार से प्रदर्शित करना होगा। और मैं समझता हूं कि ये मनाने को मनाएं, जैसे हम 15 अगस्त मनाते, 26 जनवरी मनाते, ठीक है, उसका महत्व है। इसको हम इस दिन मंगाकर शायद हम खुद इसको सीमित किए दे रहे हैं कहीं ना कहीं, कि भाई एक दिन के लिए तैयारी कर लो, एक अवसर के लिए तैयारी कर लो, है ना। हम खुद रास्ता खोल दे रहे हैं कि हाँ भाई, एक विशेष अवसर के लिए तैयारी कर लो, बाकी में चाहे करो चाहे मत करो। लेकिन अगर ये मैसेज चला जाए, बजाय दिवस बनाने के, हिंदी दिवस जैसा समारोह बनाने के, ये मैसेज दे दिया जाए कि आपको प्रतिदिन कुछ ना कुछ हिंदी में करना ही करना है ना। बिल्कुल, वरना कभी भी इंस्पेक्शन हो सकता है, कोई डेट तय नहीं होगी साहब, कभी भी हो सकता है, तो आप अलर्ट हो जाएंगे, फिर अलर्ट हो जाएंगे। इसी तरह से मैं बता दूं कि कोई ऐसा काम करना चाहिए जो हो सकता है कि प्रयोग लगे, आपको एक्सपेरिमेंट लगे, जिससे वाकई ये मैसेज जाए कि साहब ये बहुत बड़ी बात है। जैसे मैं बता दूं, एक उदाहरण दूंगा बस। अभी आपने तमाम मॉरिशस सूरीनाम की बात की, मुझे पता है तमाम इंडोनेशिया, यहाँ वहां हिंदी को बड़ा महत्व दिया जा रहा है ना, इसके बावजूद नहीं हो रहा है। तो अब मैं एक एक्सपेरिमेंट रूस ने किया है साहब, वो एक्सपेरिमेंट अकेला है और यूनिक है साहब, और हिंदी को लेकर है, हमने नहीं किया, उसने नहीं कर। रूस में मॉस्को में चले जाइए, मॉस्को, वहां पर ये नियम है, जैसे अभी त्रिभाषा सूत्र हमारे यहाँ था कि कक्षा में स्कूल लेवल पर दर्जा 1 से दर्जा 12 तक एक विदेशी भाषा पढ़ना अनिवार्य है वहां पर। तो मैंने वहां देखा, मैं मॉस्को में 2 साल रहा, कि बहुत से स्कूल है वहां, तो स्कूलों में विदेशी भाषा या तो जर्मन पढ़ाई जाती है, फ्रेंच,
वो पढ़ते हैं विद्यार्थी, जर्मन पढ़ते हैं या फ्रेंच पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। एक स्कूल वहां ऐसा है, एक, उन्होंने विदेशी भाषा के रूप में हिंदी रखी हुई, रूस में हिंदी। हाँ, और वहां नाम से स्कूल नहीं है कि महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, जवाहरलाल नेहरू बड़ा माध्यमिक, नहीं, स्कूल के नंबर है ना। तो स्कूल नंबर 19 यानी स्कूल नंबर 19 जो वहां का है, मॉस्को का, वहां विदेशी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाई जा रही है साहब। लेकिन वहां जब मैं गया 2 वर्षों तक रहा, तब मुझे एक बात सुनने को मिली कि साहब यहाँ से 12th करके जो बच्चे निकलते हैं, इस आधार पर उनको प्रवेश नहीं मिल जाता यूनिवर्सिटी में कि इन्होंने 2012 तक हिंदी पढ़ी, उनको दोबारा परीक्षा देनी पड़ती है साहब, है ना। तो मैंने कहा क्यों नहीं मिलती इनको, प्रवेश क्यों नहीं मिलता, मैंने पता किया तो पता ही चला कि जो उनको मूल डिग्री दी जाती है उससे अलग हिंदी की कोई डिग्री नहीं है उनके पास। तो उन्होंने कहा हिंदी के लिए हमको कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता। तो मैंने वहां बातचीत करके, है, और मैंने एक व्यवस्था बनाई कि हम देंगे साहब उनको, भारत सरकार की तरफ से दिया जाएगा, और हम सांस्कृतिक केंद्र है वहां, हमने कहा इसकी तरफ से एक फॉर्मेट हमने बनवाया, उनको अप्रूव करवाया, उनको दिखाया, ये एक तरफ रूसी भाषा में होगा, एक तरफ हिंदी में सर्टिफिकेट होगा, और हम 12th के बच्चों को एक लिस्ट आ जाएगी स्कूल से, उनको हम दे देंगे एक प्रमाण पत्र, ताकि वो आगे काम चल सके साहब उनका। इसी तरह हमारे यहाँ फ्रेंच पढ़ने आए जामिया में, उनके लिए भी एक सर्टिफिकेट दिया गया उनको, ताकि जब फ्रांस जाए तो उनको जो है उसका आधार रहे। इसी तरह से हमको कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करना होगा अपने यहाँ कि एक जगह तो ठीक है उन्होंने बना लिया अपने तौर पर, क्यों नहीं कई देशों में हिंदी स्कूल खुल जाए और हमारी सरकार पहल कर दे उसमें। बिल्कुल चलाएंगे वही लोग, पैसा उन्हीं का खर्च होगा, हमारा नहीं कुछ खर्च होगा, सिर्फ पहल करनी होगी कि हमको उसको महत्व देना है। इंडोनेशिया बहुत पढ़ रहे हैं हिंदी, सवाल है हिंदी के सर्टिफिकेट कितने लोगों के पास है, उनके पास नहीं है। अगर उनको सबको सर्टिफिकेट मिलना शुरू हो जाए, कुछ इस तरह की व्यवस्था की जाए पूरे विश्व भर में हिंदी को, तो मैं समझता हूं कि जो देश अभी बोल नहीं रहे हैं, बोलना नहीं चाहते, खामोश हैं, या किसी तरह वो नजरअंदाज कर दे रहे हैं, हो सकता है कल को उनको लगे कि नहीं भाई देखिए जगह जगह हिंदी के इस तरह स्कूल खुल गए हैं, पढ़ाई हो, विश्वविद्यालय में तो हो रही है पढ़ाई स्कूल लेवल पर। तो इससे हमको इस तरह के कुछ प्रयोगात्मक काम करने पड़ेंगे, अगर वाकई हम चाहते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा भी बने और विश्व भाषा भी बने। तो इस तरह के हमको सकारात्मक प्रयोग करने पड़ेंगे। और बहुत अच्छी आपने सलाह दी कि इस तरह के कोई हमें जो है प्रयोग करने होंगे, जिसके आधार पर फिर हमारी जो हिंदी भाषा है वो विदेशों में भी अपना परचम लहराएगी। अब हम हिंदी भाषा का ही जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उसमें जरा मीडिया को जोड़ देते हैं। आजकल की हिंदी मीडिया की बात करें खास तौर पर, जिस तरीके के हिंदी के न्यूज चैनल हैं या हिंदी के अखबार हैं, और उनकी जो भाषा शैली है वो काफी जो है हिंदी का वो मतलब संवार रही है या हिंदी को वो बिगाड़ रही है। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से वो इंग्लिश के वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं, और कई बार तो आप पत्रकार लिखते हैं उस तरह का जो है हेडलाइन, उसका अर्थ कुछ और होता है, भावार्थ कुछ और होता है, और ये तुकबंदी बनाने का जो खेल है ताकि दर्शक उससे अट्रैक्ट हो। तो इन सब के ध्यान में रखते हुए आप हिंदी भाषा के संवारने में आप हिंदी मीडिया का क्या योगदान देखते हैं? देखिए ऐसा है कि मीडिया का एक सकारात्मक योगदान तो यह है कि मीडिया ने हिंदी का प्रसार और प्रचार का दायरा बहुत बढ़ा दिया। बिल्कुल, मैंने शुरू में ही कहा कि हिंदी सिनेमा ने और टेलीविजन, है ना, हिंदी का फिर दायरा बहुत बढ़ाया है, हिंदी का प्रसार बहुत हुआ है, प्रचार बहुत हो गया है। लेकिन जब बात आती है कि स्तर की, हिंदी के स्तर का क्या हो रहा है, बिल्कुल, तो मैं इसको कहना चाहूंगा दो टूक शब्दों में कि स्तर के अर्थ के स्तर के रूप में हिंदी का नुकसान किया है मीडिया। एक समय था जब रेडियो आकाशवाणी होती थी, आकाशवाणी से, जी बिल्कुल, तो बचपन में ये कहा जाता था बच्चों से, पढ़ने वाले विद्यार्थियों से कहा जाता था, बच्चे माँ बाप कहते, लोग कहते थे टोले मोहल्ले वाले कि बेटा अगर अपनी भाषा ठीक करनी, हिंदी ठीक करनी है, तो
आकाशवाणी रेडियो के समाचार सुना करो। बिल्कुल। और समाचार वाचक भी ऐसे वैसे नहीं होते थे साहब, जी। बहुत ही पढ़े लिखे लोग होते थे। और नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, एक तो अशोक वाजपेयी नाम के थे, एक देवकी नंदन जी थे। देवकी नंदन जी थे। देवकी नंदन पांडे की क्या आवाज थी साहब, उनकी आवाज भी थी, भाषा भी क्या साहब, रवानगी थी उसमें। और कैसी भाषा थी वो, है। तो इन लोगों की सुन सुनकर लोग हिंदी सीखी लोगों ने, और जिनकी खराब हिंदी थी वो ठीक होती चली गई, वो भी सही हो गई। आज उल्टा हो गया है। आज अगर अपनी हिंदी भाषा खराब करनी हो तो आप न्यूज चैनल देखिए, जो बोला जा रहा है। यहाँ तक कि ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि टेलीविजन के जो चैनल्स में जो बोली जा रही है भाषा, उसमें तो इसलिए गड़बड़ियां हो सकती हैं, लॉजिक हो सकता है कि भाई उनको बहुत जरूरत रहती है साहब 24 घंटा चलाने की, ऐसे लोग कम मिल पाते हैं जो हिंदी तो, लेकिन अखबारों में तो हिंदी भाषी लोग ही होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं। अब तो एक जमाना था पत्रकारिता का तो कहीं पाठ्यक्रम ही नहीं होता था, है ना। बीए तक हिंदी पढ़े हुए काफी। अब साहब बड़े बड़े पाठ्यक्रम चल गए हैं, एमए पीएचडी तक जर्नलिज्म में हो रही है, वो कर करके नौकरियां कर रहे हैं। अखबारों की भाषा क्यों खराब हो रही है, उसमें तो पढ़े लिखे लोग हैं। अब जो है टेलीविजन की भाषा, अखबार की भाषा, आकाशवाणी तो ठीक है, आकाशवाणी है अभी जीवित, ऐसा नहीं है, लेकिन अब वो बात नहीं रही ना तो इतनी संख्या है कि उसके समाचारों को सुने। और अब तो समाचार होता ही नहीं, अब तो कहानी होती है। अब न्यूज कहना छोड़ दिया लोग, कहते हैं न्यूज स्टोरी, यानी एक न्यूज है, उसकी कहानी बन गई साहब आधा घंटे की, उसी को सुनते रहिए आप। भाषा, ये इंग्लिश जो आप कह रहे हैं, ये भी शब्द बनाया हुआ है, और ये मैं समझता हूँ उन्हीं लोगों को बनाया हुआ है जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इंग्लिश जैसी कोई चीज और अंग्रेजी के प्रयोग को मैं बुरा नहीं मानता, कोई भी भाषा हमारी शत्रु नहीं है। और जिस भाषा में जितनी अधिक भाषाओं के शब्द होते हैं, वो भाषा उतनी अधिक समृद्ध होती है। तो हम हिंदी के साथ तमाम अरबी फारसी के शब्द बोलते हैं, अनजाने में बोलते हैं। हम जब कुर्सी कहते हैं तो हमें नहीं पता कि ये अरबी भाषा के होते हैं, कुर्सी तो अरबी भाषा के। तो हम आदमी कहते हैं तो हमें नहीं पता होता कि अरबी भाषा के शब्द। नजर कहते हैं तो हमें नहीं पता होता कि अरबी बोल रहे हैं, सब अरबी भाषा के। जब अरबी फारसी के शब्द हमारे शब्द बन गए हैं वो, तो अंग्रेजी के शब्द भी अगर हमारे शब्द बन जाए तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम उसके प्रभाव के नीचे दब जाएं, उसके नीचे हिंदी को अपनी भाषा को दब जाने दें, उसके अंदर हमारी चीख तो क्या सी भी ना निकले, उल्टे हम और अपने को कहें कि नहीं हम ठीक है साहब, गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये जो भाषा के स्तर बिगड़ रहा है, यह निस्संदेह अफसोसनाक है। और इसे मीडिया में, और ऐसा नहीं कि सभी लोग ऐसे हैं, अच्छे लोग भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छे लोग भी हैं, अच्छे एंकर्स भी हैं, उनकी भाषा बहुत अच्छी है, मैं बगैर नाम लिए उनकी प्रशंसा कर रहा हूँ। बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मीडिया का एक महत्वपूर्ण रोल होता है भाषा को बनाने में और भाषा को सिखाने में, लेकिन वहीं पर उनका आजकल की जो मीडिया कर रही है, खासतौर पर भले सारे मीडिया वाले ना कर रहे हो, लेकिन ज्यादातर मीडिया के न्यूज चैनल जो हैं, टीवी न्यूज चैनल हैं या अखबार का आपने बात किया, ये लोग हिंदी भाषा को संवार कम रहे हैं, बिगाड़ ज्यादा रहे हैं। इस बात से तो मैं सहमत हूँ। अब आपने अंग्रेजी का जिक्र किया कि इंग्लिश दरअसल अपने आप में कोई शब्द नहीं है, वो हम लोगों ने बना दिया है। अब ऐसे में अगर अंग्रेजी की तुलना करें तो आपने प्रभाव की बात की, मैं उससे एक स्टेप आगे बढ़कर दबाव की बात कर रहा हूँ। दबाव की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं, हिंदी का आपका अच्छा खासा ज्ञान है, लेकिन रोजगार के अवसर उतने उपलब्ध नहीं है जितना अंग्रेजी में है। वहीं दूसरी तरफ इसके वेतन प्रक्रिया की भी बात कर ली जाए, हिंदी के एक पत्रकार को जितनी सैलरी मिलती है उससे कई गुना ज्यादा अंग्रेजी के पत्रकार को मिलती है, जबकि हिंदी का दर्शक वर्ग, पाठक वर्ग अंग्रेजी से कहीं बहुत ज्यादा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो अंग्रेजी के न्यूज चैनल जो हैं उनको देखने वालों की संख्या महज 1% है, केवल पूरे देश भर में 1% लोग अंग्रेजी के चैनल देखते हैं। वहीं पर उनके जो अंग्रेजी चैनलों में काम करने वाले पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनकी अच्छी खासी सैलरी है। अब बात हम मीडिया से साहित्य में आ जाए, हिंदी के जो साहित्यकार हैं उनकी दशा और दिशा देख लीजिए,
और उन्हीं की तुलना में अंग्रेजी के साहित्यकारों की दशा और दिशा देख लीजिए। तो जो हिंदी और अंग्रेजी में ये जो टकराव की बात है, या एक दूसरे के सहयोगी के बजाय प्रतियोगी बने हैं, और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, हीन भावना। यदि आप अंग्रेजी अच्छी नहीं बोल पाते हैं तो आपका जो है हीन भावना आ जाती है कि आपको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, आपका स्टेटस सिंबल अच्छा नहीं होगा। और आजकल तो केजी से, यानी छोटी क्लास से ही जो है पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बच्चा उनका इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाए और अंग्रेजी ही अंग्रेजी पढ़े। तो ऐसे में जो प्रभाव है, जो दबाव है अंग्रेजी का हिंदी के ऊपर, इसको लेकर आपका क्या कहना है? ये सही कहा आपने कि दबाव है। मैंने कहा भी बल्कि कि हम अंग्रेजी के नीचे दबे हुए हैं अपना, और हम जारी चीख तक नहीं निकल रही, ये मैंने कहा। ये इसके कई स्तर हैं, आपने खुद इसके कई लेवल बना दिए। ये जो शिक्षा का स्तर एक तरफ है, नौकरी का स्तर एक तरफ है, साहित्य का लेवल एक स्तर एक तरफ है, कई इसके पक्ष हैं। जाहिर है कि हर पक्ष पर अलग अलग तरह के व्यवधान है। शिक्षा के स्तर पर देखें, शिक्षा के स्तर पर देखें तो क्या कारण है? ऐसा कौन सा देश होगा भारत के अलावा? एक जमाना था, मैं बता दूं, ये 1977 की बात है, 1977, तब जनता पार्टी की सरकार आई थी, है ना, कांग्रेस, इंदिरा गांधी की सरकार को। उस समय एक मांग उठी थी पूरे देश में कि इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था प्रधानमंत्री होते ही। बिल्कुल। तो एक डिमांड आई थी, तब इंदिरा गांधी नहीं थी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण नहीं। तो जनता पार्टी की सरकार में यह हुआ कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, यानी एक देश में एक ही शिक्षा प्रणाली हो, एक ही शिक्षा पद्धति हो। नहीं हुई। वो 1 महीने से ऊपर वो आंदोलन चला था, उसमें जेल भरो आंदोलन था, मैं भी जेल गया था, है? नहीं वो मांग मांगने की। कोई ऐसा देश है जहां भिन्न भिन्न शिक्षा प्रणालियां हो? एक देश में, हमारे एक देश में कितनी शिक्षा प्रणालियां हैं, कितने तरह की स्कूल है, आप देखिए। दिल्ली को छोड़ दीजिए, आप एक छोटे से कस्बे में चले जाइए, वहां आपको 7-8 स्कूल मिल जाएंगे इंग्लिश मीडियम। एक स्कूल सरकारी, एक स्कूल होगा, 7-8 खुल गए हैं गली मोहल्लों में कि वो इंग्लिश मीडियम लिखा रहता है बोर्ड, इंग्लिश कोई नहीं जानता वहां, है ना। वो बच्चा बाहर निकलता है तो कहता है कि अबे आज तो मैम तो है मारिस, है ना, ऐसे बोलता है बाहर, है ना। सही बात, तो सही बात वो कहते हैं इंग्लिश के नाम पर ये तथाकथित जो ये एजुकेशन लूट तो है। जब तक हम एक तरह से राष्ट्रीयकरण अगर हम करें और वो लेवल तक ले आए हम कि वो हिंदी माध्यम होगा चाहे अंग्रेजी माध्यम होगा, स्टैंडर्ड एक रहेगा, स्तर एक रहेगा, है ना, तब शिक्षा में सुधार आ जाएगा। और तभी हम, अच्छा दूसरी बात, हमें जान लेना चाहिए, उसको मान लेना चाहिए। जैसे मैं बताऊं कि हम लोग जब विचारधारा के स्तर पर बात करते हैं तो हम ये कह देते हैं ना कि मूलतः 2 वर्गों में हम बटे हुए हैं। एक है उच्च वर्ग, है ना, एक है शोषक वर्ग कह देते हैं हम, और एक है शोषित वर्ग कह देते हैं हम। भाषा को आप क्यों नहीं 2 वर्गों में बांट देते? भाई अंग्रेजी तो एलिट क्लास की भाषा है, बिल्कुल, हिंदी एलिट क्लास की भाषा नहीं। हिंदी को मैं मानता ही नहीं एलिट क्लास की भाषा, हिंदी गरीबों की भाषा है साहब, है। गरीबी तो शुरू हो जाती है जैसे एलिट क्लास से नीचे निकलते हैं आपने, जैसे नीचे उतरते हैं गरीबी शुरू हो जाती है। मध्य वर्ग की गरीबी का रूप दूसरा है, निम्न वर्ग की गरीबी का रूप दूसरा है, गरीब सभी है। ये हिंदी भैया सामान्य जन की भाषा है। जब मैं गरीब कह रहा हूं तो ये गांव के अर्थ में कह रहा हूं, जैसे गांव से गंवार शब्द बनता है। मैं कहता हूं भैया मैं तो गंवार आदमी हूं, गांव का आदमी हूं भाई, गांव में पला पड़ा, है ना। तो ये हिंदी जो है गरीबों की भाषा है, जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब है सामान्य जन की भाषा है, और सामान्य जन इस देश का गरीब है। तो गरीब की भाषा अगर है तो गरीब की भाषा की नौकरी करने जाएंगे, सेवा करने जाएंगे, आप सर्विस करने जाएंगे। सर्विस है ये, इसको सेवा कहिए ना, नौकरी क्यों कहते हैं जी, है। जैसे आप सेवा कहेंगे तो आपकी तनख्वाह घट जाएगी, जैसे आप नौकरी कहेंगे तो आपकी तनख्वाह बढ़ जाती है, क्योंकि आप फिर तुलना करने लगते हैं अपनी तुलना आईएएस से। सवाल यह है कि मैं इसी योग्यता के साथ अध्यापक बनना मैंने क्यों स्वीकार किया, जबकि इसी योग्यता के साथ मैं शायद बहुत ऊंची नौकरी में जा सकता था, है ना। कितना पढ़ा होता भाई, आईएएस ऑफिसर भी तो ग्रेजुएट ही होता है, वो भी तो आईएएस ऑफिसर, और एक अध्यापक है वो भी तो बीए होता है, बल्कि ज्यादा पढ़ा होता है, बिल्कुल पीएचडी भी। तो भाई अगर हम हिंदी भाषा की सेवा कर रहे हैं तो इनकी भूल जानी चाहिए, तनख्वाह में बहुत ज्यादा मिलनी चाहिए, है ना। इसी तरह हम हिंदी के लेखक हमें अंग्रेजी के नहीं है,
ठीक है, अंग्रेजी के लेखक को बहुत रॉयल्टी मिलती है भाई, हिंदी के लेखक को मिलती ही नहीं यार। वो बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनको कुछ मिल जाता है, वो बहुत कम संख्या में। बाकी लोगों को रॉयल्टी मिल कहाँ रही है। अब आज तो और खराब स्थिति, आप जानते हैं कि लोग खुद ही लेखक पैसा देकर छपवा रहा है। तो खैर उस पॉइंट को छोड़ लीजिए आप। मैं ये कह रहा हूं कि हमको ये मान लेने में क्या बुराई है कि हम एक सामान्य वर्ग के लोग हैं साहब, हमारी अपनी सीमाएं हैं, हमको इसी में रहकर काम करना है। क्योंकि देखिए, बड़े लोग कहते थे, पुराने लोग कहते थे कि मनुष्य तुलनात्मक होता है, मनुष्य की प्रवृत्ति में है कि तुलनात्मक होता है। आपने एक कपड़ा पहना हुआ है, मैंने एक कपड़ा पहना हुआ है, हो सकता है मेरा कपड़ा आपको ज्यादा अच्छा लग रहा हो, आपका मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा हो, हम फौरन तुलनात्मक हो जाएंगे। तुलनात्मक होता है, अपनी तुलना दूसरे से करने लगता है। तो पुराने लोगों ने कहा है कि अगर तुम्हारे पास 10 रुपए का नोट है तो अपनी तुलना तुम किससे करो। तो एक व्यक्ति है जिसके पास 100 रुपए का नोट है और एक व्यक्ति है जिसके पास 1 रुपए का नोट है। तो कहा भाई अगर तुम्हारे पास 10 रुपए का नोट है तो 100 रुपए के नोट वाले से अपनी तुलना मत करो। अगर उससे अपनी तुलना करने लगोगे तो तुम कुंठित हो जाओगे, कुंठा, फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो जाओगे कि हमारे पास तो कुछ नहीं है यार। लेकिन अपनी तुलना उस 1 रुपए वाले से करो ना, तो आपको लगेगा आपके पास बहुत तब कुछ है। तुमको लगेगा कि हम तो बहुत कुछ है साथ, उसके बाद तो 1 रुपया, हमारे पास 10 रुपए है। तो हम जो हिंदी भाषी और हिंदी के विकास और हिंदी के इसके लिए लगे हुए हैं, बोल रहे हैं और लगे हुए हैं, हम अपनी तुलना भैया वो अंग्रेजी वालों से करें ही ना। क्यों करते हैं? जिस दिन तुलना करना छोड़ देंगे ना, हमारे अंदर आत्माभिमान अपने आप आ जाएगा। और मैं बता दूं, फिर अंग्रेजी वाले जो है ना भाई, 10 लोग अंग्रेजी में बोल रहे हैं, बोलने दीजिए, आप हीन भावना महसूस करके आप भी टूटी फूटी अंग्रेजी क्यों बोलते हैं? वहां बिल्कुल हिंदी बोलने लगी आप। एक जगह मैं बता दूं बगैर नाम लिए, एक संस्था के उसमें मैं सदस्य था, वहां मैं गया मीटिंग में गया। वो हिंदी भाषी इलाका नहीं था लेकिन हिंदी सब जानते थे वहां। लेकिन मीटिंग के कार्यक्रम में सारे लोग अंग्रेजी बोल रहे थे सर। जी, मैं तो गेस्ट था, अतिथि था वहां। एक और थे अतिथि, वो उर्दू के प्रोफेसर थे, मेरे बगल में बैठे थे। हमने उन्होंने सलाह कर ली, हमने कहा उनसे कि आप उर्दू मिश्रित भाषा बोलिए और मैं हिंदी बोलूंगा, हम अंग्रेजी नहीं बोलेंगे। बिल्कुल, हम दोनों ने अंग्रेजी वहां बोला ही नहीं। अच्छा, समझ रहे हैं सब, हम जानते थे 10 लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं, सब समझ रहे हैं। आप अंग्रेजी मत बोलिए, वहां हिंदी बोलिए। क्या करेगा कोई? मना कर देगा क्या? डांट के भगा देगा क्या? आपको नहीं भगाएगा। तो ये जो हीन भावना ये हमने अपने से पाल रखी है ना, मत पाल। कैसे होगी? सवाल तो सर ये है ना, क्योंकि आपका जब हीन भावना दूर नहीं होगी और आपको लगेगा कि आप हिंदी में बोलते हैं तो आपको पिछड़ा मान लिया जाता है, एक तरीके से मान लिया जाता है। अंग्रेजी जो बोलने वाले हैं उनको एक तरीके से एलीट क्लास का मान लिया जाता है, आपने खुद ही बोला। तो इस तरीके से जब तक आपके अंदर ये हीन भावना दूर नहीं होगी तब तक आप कैसे जो है हिंदी का प्रति अपना प्यार दिखा पाएंगे। अब आखिर में चलते चलते आपसे एक सवाल ये है कि आप उन छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो हिंदी की दुनिया में, चाहे वो हिंदी साहित्य हो, चाहे वो हिंदी पत्रकारिता हो, या फिर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत से हिंदी के लेखकों की डिमांड है, जो भी आजकल तो डिजिटल मीडिया आ गया है तो बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स और वेब सीरीज भी बन रही हैं। तो ऐसे छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि हिंदी में भी उनका भविष्य उज्जवल है, उनका करियर अच्छा बन सकता है? देखिए, ऐसा है कि मैं यही एक ही बात मैं कहना चाहता हूं कि हिंदी में काम करना चाहिए और मैं पढ़ना चाहिए। मैं सीधे कहता हूँ, हिंदी की किताबें पढ़नी चाहिए। जैसी जो भी किताबें आपको उपलब्ध हो, जैसे भी उपलब्ध हो, पुस्तकालय में जाइए, खरीदिए। बजट बनाते हैं हम, बजट में महीने का जो हम बनाते हैं, मैं तो हमेशा कहता हूँ, लोग कहते किताबें महंगी है, मैं कहता हूँ किताबें नहीं, सब्जी भी महंगी है, क्यों खरीदते? कपड़े महंगे हैं, क्यों पहनते हैं? और जब हम बजट बनाते हैं तो हमारा आटा, दाल, चावल, सब्जी, तमाम चीजें उसमें होती हैं, किताब का कॉलम नहीं होता उसमें। आप बनाइए ना, हम 200 रुपए किताब खरीदेंगे हर महीने, चाहे एक किताब मिले। तो पढ़िए, भाषा बदल रही है, इसके महत्व को भी समझना होगा, इसके महत्व को भी समझना होगा। और ये जहां तक है कि हम बेरोजगार नहीं रहेंगे तो रोजगार का मामला हम नहीं तय कर सकते। ये व्यवस्था
तय करेगी। यह व्यवस्था की जिम्मेदारी है कि हिंदी भाषा जानने वाले, पढ़ने वाले, हिंदी में काम करने वाले, उनके लिए रोजगार के अवसर सृजित करें, वो बनाएं कि साहब ये हिंदी में थोड़ा। और मैं कहता हूँ ये मुश्किल काम नहीं है, यह कठिन काम नहीं है। आज देखिए जो नई तकनीक है आगे बढ़ रही है, लेकिन उस तकनीक में हिंदी भाषा शामिल हो गई है। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी में काम नहीं कर सकते। पहले लोग ईमेल कहते थे कैसे हिंदी में लिखेंगे भाई, अब आ गया। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं अब कि आप तो ट्रांसलेट कर लेते हैं साहब, हैं? एक बटन दबाइए, आप किसी भाषा में ट्रांसलेट हो जाता है। 80% होता है, 100% नहीं होता। लेकिन हम हिंदी को वहां तक ले गए हैं और पहुंचा दिया है। और हमारे जो तकनीकी ज्ञान रखने वाले जो हैं, जो वैज्ञानिक हैं या जो भी हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है कि वो भी निरंतर लगे हुए हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारी भाषा पिछड़ गई हो। हिंदी बिल्कुल आगे बढ़ रही है, पूरे रफ्तार के साथ बढ़ रही है, समय के साथ बढ़ रही है। नई तकनीक को उसने एक्सेप्ट न सिर्फ किया बल्कि नई तकनीक को विकसित कर रही है हिंदी। इसलिए उसके रोजगार के अवसर भी बनेंगे, बन रहे हैं। ऐसा नहीं है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये है कि अपने अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति हमें रखनी होगी कि हमें हिंदी बोलना है, हिंदी में काम करना है, और हम ये दिखा देंगे। लेकिन हम अंग्रेजी का विरोध करके ऐसा नहीं कर सकते। हमको उसको अपना के चलना पड़ेगा, क्योंकि सभी भाषाओं से प्रेम करेंगे हम, तभी हमारी भाषा से भी लोग प्रेम करेंगे। बिल्कुल, ये आपने बड़ी बात कह दी कि आपको सभी भाषाओं से प्रेम करना है, अंग्रेजी से नफरत नहीं करनी है, अंग्रेजी भी सीखनी है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको हिंदी बोलने समय आपको शर्म महसूस हो या हीन भावना है, ये नहीं होना चाहिए। और आपने एक बात जो महत्वपूर्ण कह दी कि अगर हिंदी में आपने पढ़ाई लिखाई की है और हिंदी की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं, रोजगार के अवसर तलाशना चाहते हैं, तो ये सरकार का काम है, सिस्टम का काम है, व्यवस्था का काम है कि रोजगार के अवसर सृजित करे। तो इसी दिशा में जो हमारे पास आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि 2021 तक लगभग हिंदी समाचार पढ़ने वालों की जो संख्या है डिजिटल मीडियम को मिला करके वो 14.5 करोड़ लोग पे है। इसके अलावा डिजिटल माध्यम में 2016 में हिंदी जो समाचार पढ़ने वालों की संख्या थी वो लगभग 5.5 करोड़ थी, और 2021 में ये बढ़ करके 14.5 करोड़ होने जा रही है। यानी आप देख सकते हैं कि हिंदी के पाठकों का वर्ग बढ़ रहा है, दर्शकों का भी वर्ग बढ़ रहा है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है लेखकों की डिमांड भी बढ़ेगी। तो आखिर में आप ये जानना चाहेंगे कि हिंदी दिवस के अवसर पर आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और मुझे उम्मीद है कि जो भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको उसका फायदा जरूर मिलेगा। अब आखिर में आपका छोटा सा संक्षेप में जवाब चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि सच में हमारे देश में हिंदी भाषा राजभाषा से राष्ट्रभाषा बन पाएगी या नहीं? सच में इस सवाल से हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत की थी और इसी सवाल से मैं इस कार्यक्रम का समापन कर रहा हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि हिंदी जन जन की भाषा है, ये सब जानते हैं, सब मानते हैं, लेकिन इसके बाद भी राष्ट्रभाषा बन पाएगी या नहीं बन पाएगी? आपका अपना नजरिया क्या कहता है? संक्षेप में सर जवाब दीजिए। मैं इस संदर्भ में सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि मनुष्य का कर्तव्य है स्वप्न देखना। बिल्कुल। स्वप्न का फल क्या होगा, इस पर इसकी चिंता करते करते हम स्वप्न देखना बंद नहीं कर सकते। ये हमारा स्वप्न है कि हिंदी राष्ट्रभाषा भारत की बने, लेकिन इससे भी बड़ा यह भी स्वप्न है कि हिंदी एक दिन विश्व भाषा बने। बिल्कुल। तो हम इस सपने को देखते रहें और इनके सत्य होने की प्रतीक्षा करें। आशा है हमारी जो प्रतीक्षा है वो एक दिन रंग लाएगी, और संभव है कि ये राष्ट्रभाषा भी बन जाए एक दिन, चाहे हम न देखें, हमारे आने वाली पीढ़ी देखे, एक दिन विश्व भाषा भी हिंदी बन सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैं आपका दिल से आभारी हूँ कि आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें और इतनी अच्छी बातें बताई है हमारे इस कार्यक्रम में। तो आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, और आपको चाहूंगा कि इस तरीके से हिंदी के ऊपर जब भी हमारा कोई कार्यक्रम हो तो आप हमें जरूर अपना समय दीजिए, और इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब, जो कि साहित्यकार भी रहे हैं। उन्होंने बताया कि हिंदी राजभाषा से राष्ट्रभाषा कैसे बन सकती है, विश्व भाषा कैसे बन सकती है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को कैसे आधिकारिक भाषा का दर्जा मिल सकता है। इन सारे सवालों का जवाब दिया। साथ ही उन्होंने ये बताया कि हिंदी मीडिया किस तरीके से हिंदी को
संवारने के बजाय बिगाड़ रही है, जबकि हिंदी मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि हिंदी भाषा का जो है संवारे, उसका विकास करे, उसका विनाश ना करे। तो आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। और हिंदी भाषा में भी उन्होंने कहा कि करियर का बहुत अच्छा स्कोप है, ऐसा नहीं है कि आप हिंदी बोलते हैं, हिंदी समझते हैं तो आपके लिए रोजगार का संकट रहेगा। रोजगार जरूर आपको मिलेगा, बस आप अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए, दूसरी भाषाओं को भी सीखते रहिए। तो आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें और हिंदी में ही बात करें। आखिर में आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।